नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हो आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर। बीजेपी संगठन के नए पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। यूपी में बीजेपी में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, पंकज सिंह, विजय बहादुर पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और तमाम नामों की सूची भी सामने आ गई है। 80 का टारगेट है और ऐसे में नई टीम सेट की गई है। विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्षी एकजुटता भी एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए है। एकजुटता हालांकि है या नहीं, यह भी फिलहाल सवाल बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की तैयारी, बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भूपेंद्र चौधरी की टीम तैयार हो गई है। टीम का जातीय समीकरण, सभी क्षेत्रों में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी क्षेत्रों में नए अध्यक्षों की तैनाती कर दी गई है। सभी क्षेत्रों में ये नए अध्यक्ष जिम्मेदारी संभालेंगे। जातिगत तौर पर समीकरण साधा गया है। भाजपा ने टीम तैयार करने के लिए विचार विमर्श किया और क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं। 5 क्षेत्रीय अध्यक्ष जिनके बदलाव किए गए हैं। और इस टीम की घोषणा से यह भी साबित हो जाता है कि किस तरह से बूथ स्तर से बीजेपी मजबूती दिलाना चाहती है पार्टी को। 3 क्षेत्रों में ओबीसी अध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 क्षेत्रों में ओबीसी अध्यक्ष होंगे। काशी क्षेत्र से दिलीप पटेल। जातिगत समीकरण की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। ब्रज से द्रविजय सिंह शाक्य, कानपुर बुंदेलखंड से प्रकाश पाल, और ये तमाम नामों की सूची भी हम आप तक लेकर आए हैं। टीम का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है। अवैध से कमलेश मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उभरे हैं। इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर से भूमिहार जाति के शैजानंद राय को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय चेहरे सत्येंद्र सिसोदिया को जिम्मेदारी दी गई है। उनके कंधों पर भूपेंद्र चौधरी की टीम में 11 महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को भी खासा जगह इस टीम में दी गई है। टीम में 10 ब्राह्मण चेहरे हैं, 7 क्षत्रिय चेहरे, और अगर वैश्य समाज की बात करें तो 4 वैश्य समाज से भी लोग इसमें शामिल। पिछड़े वर्ग में खासा ख्याल रखा गया है। अनुसूचित जाति के भी इस पे टीम मेंबर्स शामिल है। 7 क्षत्रिय चेहरे टीम में शामिल हैं। 10 ब्राह्मण चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। 7 क्षत्रिय चेहरे, 4 चेहरे वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। पिछड़े वर्ग की एक बात करें तो 13 लोग, और पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। विजय बहादुर पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कांता करदम को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ब्रज बहादुर सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। तमाम नाम भी हम आपके लिए लेकर आए। नीलम सोनकर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। सत्यपाल सैनी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तमाम जातिगत तौर पर भी हम देखें तो इस टीम में लोग शामिल। सलिल बिश्नोई भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय राय को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री की दी गई है। 10 ब्राह्मण चेहरे, 7 क्षत्रिय चेहरे, वैश्य समाज से 4 चेहरे इस टीम में शामिल, और पिछड़े वर्ग की यदि हम बात करें तो 13 नेताओं को टीम में जगह दी गई है। अनूप गुप्ता प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। अमरपाल मौर्य को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 9 नेताओं को टीम में जगह दी गई है।
गोविंद नारायण शुक्ला को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। कई नए नाम इसमें शामिल किए गए हैं। महिलाओं को इस टीम में खासा जगह दी गई है। जातिगत तौर पर भी खासा ख्याल रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से तमाम जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं इस टीम में, अगर हम देखें तो महिलाओं को भी जगह मिली है। क्या माना जाए, जो विपक्षी एकजुटता का लॉजिक सामने आया है, विपक्षी एकजुटता का जो एक पैमाना सामने आया है, उसमें प्रमुख तौर पर कारगर साबित होगी बीजेपी की टीम? बिल्कुल। लंबे समय तक इंतजार किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 7 महीने का समय हो गया भुवन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद आज कल देर शाम को ये लिस्ट जारी हुई। लिस्ट में 45 जो नाम है, 45 नवरत्न कहे जा रहे हैं, जिनको काफी मेहनत के बाद चुना गया। सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया। अगर बात करें जाति समीकरण को लेकर के, जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया। जहां एक और ब्राह्मण जो कोर वोटर माना, क्षत्रिय जो कोर वोटर माना था भारतीय जनता पार्टी को, उसको तवज्जो दी गई। 10 ब्राह्मण चेहरा, 4 क्षत्रिय चेहरा, साथ ही 7 क्षत्रिय चेहरा, 4 वैश्य, इसके अलावा खत्री, राय समाज, ये लोग भूमिहार, एक लोग रहे। साथ ही साथ अगर बात करें तो ओबीसी वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है, उससे 13 लोगों को इस टीम में जगह मिली। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति है उसमें 9 लोगों को इसमें जगह मिली। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय और जाति समीकरण को लेकर के बहुत लंबे तक गहमागहमी चली, लंबे समय तक चर्चा हुई। उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई, जिसमें अगर बात करें चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हों या फिर प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री या तमाम अन्य पदाधिकारी, सबको कहीं ना कहीं एक समान रखा गया कि किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को भी तवज्जो दी गई। महिलाओं को भी कहीं ना कहीं 11 महिलाएं हैं जिनको इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ जो पुरानी महिलाएं थी इस टीम की, उनको फिर एक बार रिन्यू किया गया। साथ ही कुछ नई महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। क्षेत्रीय जो अध्यक्ष है, उस दौरान भी समीकरण साधे गए। 5 नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें 3 जो हैं ओबीसी वर्ग से रखे गए। साथ ही साथ देखा गया था उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो पाल समाज है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। सवाल पूछ रहा सरकार से, उसका प्रतिनिधित्व क्या है। प्रकाश पाल जिनको कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं कुछ खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई। इसके अलावा बात करें काशी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो कुर्मी वोटर्स है, कुर्मी वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं अपना दल एस, उसका प्रतिनिधित्व जो है उसको कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिलीप पटेल को वहां से जो है अध्यक्ष बना। उसी प्रकार अगर बात करें तो जो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र में ब्राह्मण वोट बैंक बड़ा है, तो यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा ही क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ बात करें गोरखपुर में, गोरखपुर के आसपास क्षेत्र में जो भूमिहार ब्राह्मण है, उनकी संख्या ज्यादा है, वोट बैंक बड़ा है, तो ऐसे में वहां से भूमिहार चेहरे को चुना गया। ऐसे में चुन चुन के नवरत्न ये लाए गए हैं, 45 रत्न हैं, उनको चुना गया कि कहीं पर कोई कसर न छूट जाए। बात करें अगर क्षेत्रीय हिसाब से प्रतिनिधित्व की, तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस टीम में अवध क्षेत्र का है। 10 लोग अवध क्षेत्र के हैं। अश्विनी, और इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से धरातल पर स्थिति इस वक्त है, अगर हम बात करें इस टीम की, तो काफी रिसर्च के साथ इस टीम को सामने लाया गया है, बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, राज्य स्तर पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब एकजुट होने की तैयारी में है, लामबंद हो रही है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन क्या यूपी में स्थिति है इस वक्त? क्या धरातल पर यहाँ पर भी विपक्षी एकजुटता का कुछ लॉजिक देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ पंचायत चुनाव समेत तमाम चुनाव हुए उत्तर प्रदेश, और सभी चुनावों में विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता की बात कही, साथ में आने की बात कही, लेकिन अंतिम समय पर किस तरीके से बिखराव होता है ये देखने को मिला। 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस दौरान कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव साथ में आए थे। समाजवादी पार्टी और बसपा बहुत लंबे समय के बाद एक साथ दिखाई दिए, एक मंच पर दिखाई दिए थे। उसके बाद क्या हश्र हुआ सबने देखा, किस तरीके से तू मैं की स्थिति आ गई, एक दूसरे को आरोप लगाने लगे, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कटाक्ष होने लगे। तो निश्चित तौर पर ये चीजें जो है कि सबसे बड़ा कौन है विपक्ष में, ये सबसे बड़ी बात
बात है, क्योंकि अगर बात करें तो विपक्ष में ममता बनर्जी खुद को सबसे बड़ा मान रही हैं, दूसरी अखिलेश यादव खुद का अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ समझ रहे हैं। कांग्रेस तो पहले से ही है, नीतीश कुमार है वो अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपस में ही टकराव की स्थिति है और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है उसके कायल विपक्षी भी है। जिस तरीके से बूथ स्तर की राजनीति, पन्ना प्रमुख के स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उसका तोड़ अभी तक विपक्ष नहीं निकाल पाया और उसी का नतीजा है कि लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती जा रही है। सबसे बड़ी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे अमित शाह हो, गृह मंत्री वर्तमान समय में हो, और मोदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी माने जाते हैं। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, मेरठ में उन्होंने देखा गया कि उन्होंने गलियों में जाकर के दरवाजे दरवाजे जाकर के पर्चे बांटे थे। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीत रही। तमाम जो बड़े नेता जाए अश्विनी, लेकिन एक बड़ा सवाल जो जातिगत समीकरण का विपक्ष उठाता आया है, विपक्ष हमलावर रहता है बीजेपी पर, कहता है कि जिस तरह से बीजेपी जो जनरल कैटेगरी है उसको ज्यादा तवज्जो देती है, लेकिन इस बार तो जो टीम सामने आई है उसमें जातिगत समीकरण भी साध लिया है बीजेपी ने। क्या माना जाए, आगे निकाय चुनाव भी है, 2024 लोकसभा चुनाव भी है, विपक्ष को कॉम्पीट करने के लिए बीजेपी की टीम कारगर होगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जब भी टीम बनती है तो क्षेत्रवाद और साथ ही साथ जातिवाद, ये दोनों चीजों का ध्यान रखा, चाहे पिछली टीम रही हो चाहे इस बार की टीम रही हो, दोनों में आप अगर तुलना करेंगे संतुलन बराबर है, सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। जिसका जितना वोट बैंक मजबूत है उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। भारतीय जनता पार्टी में कहें तो ब्राह्मण वोट और साथ ही साथ क्षत्रिय और वैश्य ये कोर वोटर माने जाते हैं। ये चाहे 2017-14 से पहले के चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट करते रहे, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है, मानना है। तो कहीं ना कहीं उनको उतनी ताकतवर बनाया गया इस टीम में। 10 ब्राह्मण चेहरे उतारे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की बात करें, अवध क्षेत्र में अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा लाया गया तो सबसे ज्यादा वोट बैंक ब्राह्मण का इसी क्षेत्र में है। अगर ये वोट बैंक एक तरफा पड़ता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता है। जी बहरहाल अश्विनी, और ये टीम अब सामने आ गई है, देखना होगा कि आखिर ये किस तरह से कारगर होती है और बूथ स्तर पर किस तरह से बीजेपी को मजबूती दिलाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर के चंद्रमोहन और अमित वाल्मीकि को यूपी में, ये बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां चंद्रमोहन और अमित वाल्मीकि को यूपी बीजेपी की जिम्मेदारी मिली है। चंद्रमोहन और अमित वाल्मीकि बनाए गए हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश मंत्री। अमित वाल्मीकि बुलंदशहर नगर और चंद्रमोहन पहासू क्षेत्र के रहने वाले हैं। संगठन में फिर से बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मिलने से समर्थकों में खुशी का माहौल भी देखा गया। चंद्रमोहन प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। संगठन में फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। संगठन ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और समर्थकों में इस वक्त खुशी का माहौल देखा गया है। चंद्रमोहन प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की जिम्मेदारी भी निर्वहन कर चुके हैं और एक और बार फिर से भरोसा जताया है। बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गया। अशोक, का संगठन ने एक बार फिर से जिम्मेदारी दी है, भरोसा जताया है। चंद्रमोहन प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुके हैं और ऐसे में अब क्या माना जाए, क्या ये जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है कारगर होगी? बिल्कुल, आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2 बड़े ये चेहरे हैं और बुलंदशहर में काफी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने कार्य करा है और लगातार चंद्रमोहन पहले भी प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं और अमित वाल्मीकि पहले भी प्रदेश महामंत्री रहे। कहीं ना कहीं बुलंदशहर के लिए एक ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उसको लेकर भी एक नई दिशा देंगे। दोनों ही चेहरे युवा हैं और युवा में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
अब जबकि राहुल सांसद नहीं रहे तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? क्या प्रियंका गांधी अब पहले से ज्यादा एक्टिव होने वाली है? सवाल यह है कि राहुल गांधी की जिस तरह से संसद सदस्यता खत्म हो गई है, उससे क्या कांग्रेस के नजदीक कल तक जो दूरी बनाए रखने वाली पार्टी सपा, टीएमसी, बीआरएस जैसी पार्टियां एक साथ 2024 का मुकाबला करते दिखाई देंगी? ऐसी स्थिति होगी, बीजेपी के उससे निपटने के लिए क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। राहुल के साथ जो हुआ, अब उस पर कोहराम मचा है। राहुल के पास अब कानूनी रास्ता क्या बचा है? फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील, सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं तो हाई कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट से राहत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील। अगर फैसले पर रोक लगती है तो सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल के साथ और क्या हो सकता है? क्या उन पर गुजर सकती है? क्या क्या उनकी सियासत को आने वाले दिनों में देखने पड़ सकते हैं? क्या राहुल की और मुसीबत बढ़ेगी? राहुल की सीट पर उपचुनाव हो सकता है। वायनाड में उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। कोर्ट से राहत नहीं तो 8 साल चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल। लेकिन ऐसा वैसा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासत के साथ जो भी घट रहा है, उस घटने के दौरान सियासत के कुरुक्षेत्र में ऐसा वैसा बहुत कुछ नया सा हो रहा है। 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। 2024 का चुनाव सिर्फ 1 साल दूर है। सभी राजनीतिक पार्टियां जमीन पर सियासी गठजोड़ करने में लगी हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के दम पर आगामी लोकसभा चुनाव में अपना सियासी वनवास खत्म करने की कवायद में जुटी थी। उन्हीं के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। विपक्ष के दूसरे दलों को भी साथ लाने का प्रयास हो रहा था और राहुल को ही आगे कर विपक्षी एकता की पटकथा लिखी जा रही थी। लेकिन एक फैसले ने जमीन पर सब कुछ बदल दिया। राहुल गांधी की सदस्यता जाना एक तरफ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल अब पूर्व सांसद बन चुके हैं। अब राहुल आए, बीजेपी को चुनौती दिया, बीजेपी भी चुनौती स्वीकार कर रही है। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? तो क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला
क्या बोला कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। यह उनकी रणनीति है। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, करप्शन की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है। अब सवाल उठ रहे हैं, राहुल नहीं तो कांग्रेस की ओर से चेहरा कौन होगा? क्या अब प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करने का वक्त आ गया है? एक तरफ प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से आक्रामक है, बीजेपी को ललकार रही हैं। भाजपा के स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते हैं। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। सरकार अडानी के जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संभावना। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में एंट्री की थी। उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। बावजूद इसके प्रियंका गांधी अब तक पर्दे के पीछे ही दिखी। अब जबकि राहुल की चुनावी सियासत पर ब्रेक लगा है तो सवाल उठ रहा है, क्या अब प्रियंका को आगे लाने का समय आ गया है? क्या पार्टी प्रियंका गांधी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? क्या प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी में भूमिका और मजबूत होगी? क्या इससे विपक्षी एकता एकजुट होगी? राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले का तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। लेकिन अब ये राहुल और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो कैसे विपक्षी दलों को जुबानी ही नहीं बल्कि जमीनी तौर पर साथ लाते हैं। विपक्षी एकता की बात तो कई मौकों पर की जाती है, कांग्रेस भी इसकी पैरवी कर चुकी है, लेकिन अब तक एकता नदारद रही, विपक्षी एकता अब तक गायब रही। विपक्षी खेमे में एक नहीं कई पीएम के उम्मीदवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, ये सभी नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे हैं। समय समय पर एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब जबकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई है, जो इन नेताओं की सियासत के लिए बड़ा मौका है। वैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सपने जरूर बड़े देख रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति असल में कितनी मजबूत है, ये उनके पिछले प्रदर्शन से समझा जा सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में कैसा रहा प्रदर्शन? ममता बनर्जी की टीएमसी के खाते में 22 सीटें, नीतीश की जेडीयू को 16 सीटें, भारत राष्ट्र समिति के पास 9 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीटें। अब 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहुल की सदस्यता गई तो कल तक उनसे दूर दूर नजर आने वाले विपक्षी अब पास आने लगे। ईडी, सीबीआई, अदानी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी दांव पर दांव चल रही है। एक नया दांव चला है जिसमें राहुल की ओर से पीएम मोदी के अपमान को ओबीसी सम्मान से जोड़ रहे हैं। देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लगवाती। अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आगे ओबीसी समाज को जो किया है। 3 साल से इनसे माफी मांगने के लिए किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। ये लोग समाज को बांटने का काम और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं।
अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। लेकिन विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो क्या पीएम मोदी की राजनीति के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे? बीजेपी को 64% इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, बीजेपी 282 सीटें जीती। 2019 में बढ़कर 85% इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, बीजेपी 303 सीटें जीती। तो साफ है, साथ आने के बाद भी विपक्षी एकता भी मोदी को हराने की गारंटी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी का सियासी सफर खत्म हो गया है? और अगर राहुल समेत कांग्रेस की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की सियासत किस तरह की होगी? बीजेपी इसका जवाब किस तरह से देगी? सबको इसी का इंतजार है। इंतजार कीजिए, जवाब तो मिलेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ वन इंडिया।